दोस्तों, कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं कि उनकी मूवीज में चाहे कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस काम करे, वो अपनी कहानी के दम पर पूरी मूवी को ऊपर ले जाते हैं। मंजूमल बॉयज, केडी करुपुदुराई और कदेसी विवासई ऐसी मूवीज में से एक हैं। ठीक वैसी ही जबरदस्त कहानी को लेकर मैं आज फिर से आपके सामने आया हूँ, जिसकी IMDb पर 8 की शानदार रेटिंग मिली है। इसलिए चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत होती है दो पुलिस वालों से, जो रात के वक्त पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। इस बीच उनकी गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है, तो उनमें से एक पुलिस वाला साइड में टॉयलेट के लिए जाता है। तभी एट द सेम टाइम आसमान में बिजली कड़कने की वजह से उस पुलिस वाले को एक लड़की की लाश नजर आती है। लाश को देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और फिर वो दोनों कंट्रोल रूम को फोन करते हैं। पुलिस और फॉरेंसिक वाले फौरन वहाँ पहुँचते हैं। तभी एक कांस्टेबल पुलिस ऑफिसर राजकुमार से कहता है कि सर, कुछ दिन पहले जिस तरह से एक मजदूर औरत को मारा गया था, इस लड़की को भी बिल्कुल उसी तरह से मारा गया है। इसके भी हाथ, पैर और मुंह बंधे हुए थे और इसे भी ठीक वैसे ही तार से गला काटकर मारा गया है। इसलिए सर, मुझे लगता है कि दोनों मर्डर्स के पीछे एक ही आदमी का हाथ है। इस सीन के बाद मूवी का टाइटल सामने आता है और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रकाश नाम के आदमी पर। हम देखते हैं कि प्रकाश को एक अजीब सी आदत या बीमारी होती है, जिस वजह से उसे धीमी आने वाली आवाजों से डर लगता है। इसी वजह से वो इस डर को मिटाने के लिए म्यूजिक का सहारा लेता है और अपने कानों में हर वक्त ईयरफोन्स लगाए रहता है। प्रकाश पढ़ाई करके IPS एग्जाम क्लियर कर लेता है और उसे बतौर DSP नियुक्त किया जाता है। हालांकि उसे जमीनी स्तर पर कोई अनुभव नहीं होता, पर क्राइम केसेस की बुक्स पढ़ पढ़कर वो IPS एग्जाम को क्लियर कर लेता है। खैर, अब प्रकाश अपने सीनियर ऑफिसर से मिलता है, जो उससे कहता है कि प्रकाश, तुमने एकेडमी में गोल्ड मेडल हासिल किया है, इसलिए मैं तुमको लोकनाथन के अंडर पोस्टिंग दे रहा हूँ, क्योंकि लोकनाथन को क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और उसके काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ रहकर काम को सीखो, पर एक बात याद रखना कि लोकनाथन हमेशा सीरियस रहता है और उसके साथ काम करना इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद सीन लोकनाथन पर शिफ्ट होता है, जो फिलहाल कुछ पुलिस वालों की क्लास ले रहा होता है। तभी प्रकाश वहां आकर उसे अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाता है और ये देखकर लोकनाथन फौरन अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाकर कहता है कि मुझे कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ी, मैं अकेले ही हर काम के लिए काफी हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ था तो किसी ने भी मुझे कुछ नहीं सिखाया, मैंने खुद से ही ये सारा काम सीखा है और अब मैं किसी को भी कुछ नहीं सिखाऊंगा। लेकिन सीनियर ऑफिसर लोकनाथन से रिक्वेस्ट करता है और फाइनली लोकनाथन प्रकाश को अपने अंडर रखने के लिए मान जाता है। इस बीच सीनियर ऑफिसर को होम मिनिस्टर का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि अभी अभी शहर में 2 लड़कियों का जो मर्डर हुआ था, उस केस को अपनी क्राइम ब्रांच के बेस्ट ऑफिसर्स को सौंप दो। ये सुनकर वो ऑफिसर फौरन इस केस को लोकनाथन को दे देता है। अब केस की तहकीकात से पहले लोकनाथन प्रकाश से मिलता है और उसको देखकर समझ जाता है कि प्रकाश थोड़ा कायर और कमजोर किस्म का बंदा है। खैर, अब प्रकाश और लोकनाथन एयरपोर्ट जाकर वीणा नाम की लड़की से मुलाकात करते हैं। वीणा असल में लोकनाथन की टीम में रहते हुए टेक्निकल काम को संभालती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जब ये बात पुलिस ऑफिसर राजकुमार को पता चलती है कि अब ये केस क्राइम ब्रांच के हाथ में जा रहा है, तो उसे ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। वो अपने सीनियर से कहता है कि सर, ये ठीक नहीं है, सारी इन्वेस्टिगेशन हम करें और फिर जब फाइनल टाइम आए तो केस क्राइम ब्रांच के हाथ में चला जाए। हम लोगों को थोड़ी और मोहलत दीजिए, ये केस जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। सीनियर ऑफिसर कहता है कि इस केस के ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम बस क्राइम ब्रांच वालों की हेल्प करो। यहाँ राजकुमार ठान लेता है कि पुलिस वाले ठीक से क्राइम ब्रांच की हेल्प नहीं करेंगे। खैर, अब थोड़ी देर बाद प्रकाश, लोकनाथन और वीणा जब राजकुमार के पुलिस स्टेशन जाते हैं तो राजकुमार जानबूझकर पहले मीटिंग के बहाने तीनों को बहुत देर तक वेट करवाता है और फिर इनके पास आकर केस की डिटेल्स बताता है। वो बताता है कि सर, पहली लड़की की हत्या किसी खेत में हुई थी और उसकी डेड बॉडी को क्लेम करने के लिए कोई भी फैमिली मेंबर नहीं आया। दूसरी लड़की की हत्या एक जंगली इलाके में हुई है। इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला है कि वो लड़की एक PhD स्टूडेंट थी। सर, दोनों लड़कियों को मारने का तरीका सेम है, हाथ पैर पीछे की तरफ बांधकर किसी तार से गला काटा गया है। एक बात और, मर्डर के वक्त ये दोनों लड़कियां अपने घुटने के बल पर थी, साथ ही ना इनका कोई रेप हुआ था और ना ही कोई चोरी। अब बताइए सर, हम लोग किस तरह इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे? तभी लोकनाथन कहता है कि हम नहीं, मैं, आप लोग इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए ये केस मेरे हाथ में आया है और अब मैं इसे अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट करूंगा। अब इसके बाद लोकनाथन, प्रकाश और वीणा मोर्चरी रूम में जाने लगते हैं।
इस बीच प्रकाश लोकनाथन को केस से जुड़ी कुछ डिटेल्स शेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन लोकनाथन उसकी बातों को इग्नोर करता रहता है। अब वहां पहुंचकर लोकनाथन प्रकाश और वीणा को रूम के बाहर ही वेट करने को कहता है और खुद अकेले कमरे में जाता है। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर लोकनाथन को वही बातें बताता है जो राजकुमार ने बताई थी। लोकनाथन पूछता है कि क्या कोई ब्लड या डीएनए सैंपल मिला है, तो डॉक्टर साफ मना कर देता है। अब लोकनाथन प्रकाश को कमरे के अंदर बुलाकर डॉक्टर से ये सारी बात प्रकाश को बताने के लिए कहता है, लेकिन प्रकाश जैसे ही अंदर जाता है तो उस डेड बॉडी की हालत देखकर वॉमिटिंग करने लगता है। थोड़ी देर बाद लोकनाथन प्रकाश से कहता है कि अगर तुम ये सब हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो वापस चेन्नई जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। लेकिन प्रकाश हार ना मानते हुए लोकनाथन के साथ वापस होटल जाने का फैसला लेता है। होटल जाने के बाद जब प्रकाश केस की फाइल्स को स्टडी कर रहा होता है तो प्रकाश लोकनाथन के शरीर पर कुछ जख्मों को देखता है। इस बीच लोकनाथन उसके पास आकर कहता है कि एकेडमी में फायरिंग में गोल्ड मेडल लाना कोई बड़ी बात नहीं है। डिपार्टमेंट में काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको गन फायरिंग नहीं आती। ट्रेनिंग में तो कोई भी फायर कर सकता है, लेकिन ऑन ड्यूटी किसी गुनहगार के ऊपर गन फायर करना हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए गट्स चाहिए और वो तुम्हारे अंदर नहीं दिखते। लोकनाथन की ये बातें सुनकर बेचारा प्रकाश बुरा फील करने लगता है। तभी वीणा उसके पास आकर उसे समझाती है कि डिपार्टमेंट में सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हम पर है कि हम अपनी काबिलियत को सभी के सामने साबित करें, इसलिए हार मत मानो। प्रकाश को वीणा की बातों से मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वो सुबह लोकनाथन के पास जाकर कहता है कि सर, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। खैर, उसके बाद प्रकाश और लोकनाथन जंगली इलाके वाले क्राइम स्पॉट पर जाते हैं। यहाँ लोकनाथन प्रकाश को घुटने के बल बिठाकर ये समझाने लगता है कि आखिर वो किलर अपने विक्टिम्स को कैसे मारता होगा। लोकनाथन कहता है कि जिस तरह किसी भी आर्टिस्ट को स्टडी करने के लिए उसकी पेंटिंग को स्टडी करना पड़ता है, ठीक उसी तरह किसी किलर के माइंडसेट को समझने के लिए हमें उसके किलिंग पैटर्न और मेथड को समझना होगा। लोकनाथन कहता है कि जिस तरह वो लड़कियों को बिठाकर मार रहा है उससे साबित होता है कि वो खुद को बड़ा साबित करना चाहता है और उनको छोटा दिखाना चाहता है। दूसरी बात, ये लड़कियां कम्प्लीटली रैंडम हैं। इससे ये साबित होता है कि वो किसी और बात का गुस्सा इन महिलाओं पर निकाल रहा है और औरतों को इस तरह से मारने में उसे मजा आता होगा। वो चाहता तो इन औरतों को जहाँ पर भी मिलता वहीं पर मार सकता था, लेकिन वो पहले अपने शिकार को सुनसान जगह पर लाता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है और फिर सुकून से उनको मारकर खुश हो जाता है। मारने के बाद वो बॉडी को इसलिए डिस्पोज नहीं कर रहा क्योंकि उसके अंदर इस बात का घमंड है कि कोई उसको पकड़ नहीं सकता। इस बीच एक कांस्टेबल लोकनाथन के पास आकर एक और लड़की की डेड बॉडी की खबर देता है। ये सुनते ही लोकनाथन और प्रकाश फौरन उस क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं। इस लड़की की हत्या भी इसी पैटर्न से की गई थी। यहाँ लोकनाथन पुलिस वालों पर गुस्सा करने लगता है कि अभी तक फॉरेंसिक वाले क्यों नहीं आए, आखिर इसके मरने का समय कैसे पता चलेगा। तभी प्रकाश एक डॉक्टर से थर्मामीटर लेकर मरी हुई लड़की के कान में डालकर उसका टेम्परेचर चेक करने लगता है। वो कहता है कि सर, मैंने किताब में पढ़ा था इंसान के मरने के बाद ब्रेन का टेम्परेचर हर घंटे में 1 डिग्री कम होता है। नॉर्मली हमारे ब्रेन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस मरी हुई लड़की का टेम्परेचर देखा जाए तो इस लड़की की हत्या तकरीबन 10 से 11 के बीच हुई होगी। ये सुनने के बाद लोकनाथन प्रकाश से थोड़ा इम्प्रेस तो होता है, लेकिन ज्यादा जताता नहीं। वो प्रकाश से कहता है कि मैं कमिश्नर ऑफिस जा रहा हूँ, तुम यहाँ की फॉर्मेलिटीज पूरी कर देना। इसके बाद कांस्टेबल प्रकाश से कहता है कि सर, ये लड़की फ्री टाइम में एनजीओ जाकर कुछ बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाया करती थी, आज भी ये पढ़ाकर वापस आ रही थी, इसी दौरान इसको मारा गया है। अब प्रकाश और कांस्टेबल उस एनजीओ जाकर मरी हुई लड़की के बारे में पूछने लगते हैं। वहाँ की एक लड़की कहती है कि सर, ये लड़की बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जब अपनी स्कूटी से जाने वाली थी तभी इसकी स्कूटी के ब्रेकडाउन होने की वजह से वो धक्का देते हुए अपनी घर चली गई। ये सुनकर प्रकाश पास के एक मैकेनिक शॉप पर जाता है और उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। मैकेनिक कहता है कि सर, मैंने इस लड़की को नहीं देखा। इस बीच जब एक गाड़ी रिवर्स हो रही होती है तो प्रकाश की नजर उस लड़की की स्कूटी पर पड़ती है, जैसा कि एनजीओ वाली लड़की ने बताया था। अब वो स्कूटी जहाँ दिखी थी, प्रकाश फटाफट उस शॉप के ओनर को बुलाकर उस लड़की के बारे में पूछताछ करने लगता है। ये आदमी कहता है कि सर, कल रात वो लड़की स्कूटी लेकर मेरी शॉप पर आई तो थी, पर स्कूटी यहीं पर रखकर पैदल अपने घर चली गई। मैंने कहा था उसको मैं ड्रॉप करूंगा, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। दूसरी तरफ लोकनाथन कमिश्नर से मुलाकात करके उनसे एक डिमांड करता है। वो कहता है कि सर, मुझे एक बहुत बड़ी टीम चाहिए जिसमें ऑलमोस्ट 40 पुलिस ऑफिसर हों, कुछ वेपन्स, 24/7 पेट्रोलिंग गाड़ियाँ और अलग से करीब 10 से 15 गाड़ियाँ भी चाहिए। एक बात और,
मुझे ये सब कल सुबह ही चाहिए। इससे ज्यादा लेट होगा तो शायद इस केस को सॉल्व करने में और देर लग जाए। अब कमिश्नर लोकनाथन से उसके प्लान के बारे में पूछता है तो लोकनाथन कहता है कि सर, हम लोग अगर हत्या के बाद इन्वेस्टिगेशन ही करते रहेंगे तो ऐसे ही हत्याएं होती रहेंगी। इसलिए इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ उस किलर को अगले मर्डर करने से पहले रोकना भी है। साथ ही हम लोगों को ये जानना होगा कि वो सिर्फ लड़कियों को ही क्यों मार रहा है, क्योंकि ज्यादातर किलर जब औरतों को मारते हैं तो उसमें मिडिल एज औरतें होती हैं, ताकि वो बचाव ना कर पाएं और ना भाग पाएं। लेकिन ये किलर इतना कॉन्फिडेंट है कि ये छोटी उम्र की लड़कियां और औरतों को भी मार रहा है। पैटर्न से समझ में आता है कि फिलहाल एक हत्या से दूसरी हत्या तक 2 दिनों का गैप है, पर ये गैप कम भी हो सकता है, यानी एक दिन में 2 हत्याएं भी हो सकती हैं, जिसके लिए मुझे एक जबरदस्त टीम चाहिए। खैर, अगले दिन लोकनाथन को अपनी टीम मिल जाती है और वो उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यूनिफॉर्म निकालकर सिविल ड्रेस में रहो और सारे शहर में पेट्रोलिंग करते रहो। इसके अलावा सभी गाड़ियों के सायरन्स भी निकाल दो और एकदम नॉर्मल सिविलियंस की तरह पेट्रोलिंग करते रहो। इस बीच अगर तुम लोगों को किसी पर भी शक हो तो फौरन मुझे कॉल करके बताना। अपनी तरफ से कोई एक्शन मत लेना, उस मोमेंट पर मैं बताऊंगा कि तुम लोगों को क्या करना है। अब उसी रात जब एक लड़की कचरा फेंकने अपने घर से बाहर आती है तो किलर उस लड़की को ले जाता है। थोड़ी देर बाद लोकनाथन को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो कांस्टेबल से पूछता है कि क्या उस जगह के आसपास कोई खेत या जंगल है। तो वो कांस्टेबल सोच के कहता है कि सर हाँ, वहाँ पास में ही एक गन्ने का खेत है। ये सुनकर लोकनाथन फौरन अपनी टीम को लेकर उस गन्ने के खेत के पास जाता है। यहाँ आने पर इन लोगों को कुछ ही दूरी पर एक व्हाइट कलर की गाड़ी नजर आती है। लोकनाथन कहता है कि फौरन उस गाड़ी के टायर्स की हवा निकाल दो। इसके बाद जब ये लोग खेत के अंदर जाकर तलाश करने लगते हैं तभी प्रकाश को वहाँ एक कपल दिखाई देता है। एट द सेम टाइम वीणा लोकनाथन को कॉल करके बताती है कि सर, जो लड़की मिसिंग हुई थी वो वापस अपने घर आ गई है। असल में वो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गई थी। लोकनाथन ये सुनकर राहत की सांस लेता है कि तभी वॉकी टॉकी पर उसे एक मैसेज मिलता है कि किसी जगह एक लड़की की लाश मिली है। वहाँ जाने पर पता चलता है कि वो लाश असल में उसी पुलिस कांस्टेबल की बेटी की लाश है। अब सुबह होने के बाद प्रकाश लोकनाथन से कहता है कि सर, कैसे किलर बिना क्लू छोड़े मर्डर्स किए जा रहा है? क्या आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कोई केस आज तक नहीं आया? लोकनाथन एक्सपीरियंस वर्ड सुनते ही प्रकाश से कहता है कि जिस तरह से किलर बहुत ही परफेक्शन के साथ अपने मर्डर्स कर रहा है, इससे ये पता चलता है कि वो मर्डर करने में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। इसलिए फौरन पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करो और देखो कि पिछले 10 सालों में ऐसे कोई मर्डर हुए थे जिसमें यही पैटर्न हो। इसके बाद वीणा और प्रकाश इसी काम में लग जाते हैं और पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स में से ऐसे केसेस को ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी देखने के बाद भी उन्हें कोई ऐसा केस नहीं मिलता। ये देखकर प्रकाश कहता है कि सर, मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि ऐसे सीरियल किलर्स लगातार हत्याएं करके बहुत सालों तक शांत रहते हैं और फिर कई सालों बाद अपने काम को फिर से कंटिन्यू करते हैं और ये गैप करीब 20 से 30 साल का होता है। इस बीच वीणा पूछती है कि आखिर वो इतना गैप क्यों लेते हैं? तो लोकनाथन कहता है कि सीरियल किलिंग करने की कोई ना कोई वजह होती है। जब उस वजह को किसी दूसरी चीज की वजह से दिमाग से हटा दिया जाता है तो किलर्स मर्डर्स करने बंद कर देते हैं, लेकिन जब वो चीज उनके पास ना रहे तो किलर्स फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए तुम दोनों एक काम करो, जैसा अभी प्रकाश ने कहा उसी हिसाब से तुम 10 नहीं बल्कि 20 से 30 साल पहले के रिकॉर्ड्स को चेक करो। प्रकाश देखकर बताता है कि सर, 1973 से 1979 के बीच 9 ऐसी किलिंग्स हुई थी जिसमें मारने का तरीका एकदम सेम था, लेकिन उस वक्त विक्टिम्स मिडिल एज्ड औरतें थी, यानी उस समय पर किलिंग की एज करीब 25 से 26 साल की होगी। इसके अलावा हमें कोई और पैटर्न नहीं मिला। हाँ, लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि उस वक्त की इन सभी हत्याओं की इन्वेस्टिगेशन एक ही पुलिस ऑफिसर ने की थी, जिनका नाम सेबेस्टियन है। ये कहते हुए प्रकाश लोकनाथन को सेबेस्टियन के घर का एड्रेस देता है। इसके बाद जब लोकनाथन सेबेस्टियन से मिलने के लिए जाता है तो इस बीच प्रकाश विक्टिम्स की फोटोज को देखकर एक और कॉमन पॉइंट को ऑब्जर्व करता है। इसलिए वो फौरन डॉक्टर्स के पास जाकर विक्टिम्स की गर्दन के पास हुए जख्म को दिखाते हुए पूछता है कि ये जख्म कैसा है डॉक्टर? डॉक्टर कहता है कि ये एक प्रेशर पॉइंट है। हमारी पूरी बॉडी में कुल 32 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। परफेक्ट प्रेशर के साथ अगर वहाँ पर वार किया जाए तो आदमी फौरन बेहोश हो जाता है। साथ ही ऐसे प्रेशर पॉइंट्स को ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश कहता है कि आखिर ये चीज डॉक्टर्स के अलावा किसी आम इंसान को कैसे पता हो सकती है? इसके सिर्फ 2 ही रीजंस हो सकते हैं कि या तो वो किलर एक प्रोफेशनल डॉक्टर हो या फिर उसने ये सब कहीं से सीखा हो। अब उस जमाने में यूट्यूब और बाकी सब तो था नहीं, इसलिए हो सकता है उसने ये सब किसी किताब से सीखा हो। इसलिए प्रकाश एक लाइब्रेरी में जाकर प्रेशर पॉइंट की किताबें ढूंढने लगता है
और साथ में ये भी सर्च करने लगता है कि इन किताबों को किसने पढ़ा था। अब सीन शिफ्ट होता है जहां लोकनाथन सेबेस्टियन के घर जाकर रिंग बजाता है। इसके बाद सैम नाम का एक आदमी दरवाजा ओपन करता है और बताता है कि पुलिस ऑफिसर सेबेस्टियन असल में मेरे पिताजी थे और कार्डियक अरेस्ट की वजह से काफी साल पहले उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद वो लोकनाथन से आने की वजह और उसका इंट्रो पूछता है। लोकनाथन कहता है कि मैं एक्चुअली टेक्सटाइल का बिजनेस करता हूँ। एक टाइम पर सेबेस्टियन सर ने ही मेरी मदद की थी, उनके जरिए ही मैं पढ़ा लिखा। इसके बाद सैम कहता है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मेरा बेटा दिल्ली में पढ़ाई करता है। मेरे फादर जब सर्विस में थे तभी उनकी डेथ हो गई थी। इसी बीच बातें करते हुए लोकनाथन सैम को ऑब्जर्व करता है। उसको देखकर वो समझ जाता है कि सैम को एक तरह का ओसीडी है, यानी किसी भी चीज को एकदम से परफेक्ट करने का मन होना, क्योंकि वहाँ हर एक चीज एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट में रखी थी। और जब सैम लोकनाथन के लिए चाय लाया था तो नीचे रखने के बाद उसने कप के हैंडल को लोकनाथन की तरफ कर दिया था। खैर, आगे सैम बताता है कि 1979 में मेरी शादी हुई थी और 3 महीने बाद मेरी बीबी की डेथ हो गई और मैंने एक बच्चा गोद ले लिया। ये सुनते ही लोकनाथन को प्रकाश की बात याद आती है, जिसने बताया था कि 1979 के बाद से वो मर्डर्स होना भी बंद हो गए थे, यानी कि सैम की बीबी की मौत से शायद उस किलर का लेना देना हो सकता है और हो सकता है कि सैम ही वो कातिल हो। लोकनाथन सोचता है कि बीबी के मरने के बाद और उस बच्चे को गोद लेते ही सैम ने वो मर्डर्स बंद कर दिए होंगे और जब इसका बच्चा बाहर पढ़ने गया होगा तो डिप्रेशन की वजह से ये फिर से मर्डर्स करना शुरू कर चुका होगा। खैर, इसके बाद जब लोकनाथन वहाँ से जाने लगता है तो सैम उससे कहता है कि आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप एक बिजनेसमैन होंगे, क्योंकि आपकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप पुलिस वाले हो। ये बात सुनकर लोकनाथन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर आता है। तभी प्रकाश उसको कॉल करके कहता है कि सर, पुलिस ऑफिसर सेबेस्टियन के बेटे का नाम सैम है और शायद वही किलर हो सकता है। लोकनाथन कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, मैं अभी अभी उससे मिलकर बाहर आया हूँ। इसके बाद लोकनाथन अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और कहता है कि सर, हम लोगों को इस केस में एक जबरदस्त लीड मिली है और शायद सस्पेक्ट ही किलर हो सकता है, इसलिए सिर्फ अब हमें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं। उस सस्पेक्ट के घर से वापस आते हुए मैंने देखा कि उसके घर के पास एक घर खाली है, इसलिए हमें अपने एक आदमी को वहाँ रेंट पर रहने भेजना होगा, लेकिन वो आदमी एक आम आदमी की तरह ही रहने जाएगा ताकि सैम को कोई शक ना हो। ये बोलते बोलते अचानक लोकनाथन को प्रकाश की याद आती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से पुलिस वाला नहीं लगता। इसलिए फाइनली प्रकाश अगले दिन से ही वहाँ रहना शुरू कर देता है और पहले दिन ही उसके और सैम के बीच हाय हेलो होने लगती है। प्रकाश और सैम के घर के पास ही एक और कपल रहता है जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है। प्रकाश देखता है कि उन दोनों का एक बच्चा भी है जो अपने पेरेंट्स की लड़ाई से परेशान होकर बाहर आकर बैठ जाता है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि प्रकाश पूरी मूवी में कई बार ईयरफोन्स को साथ में यूज करता रहता है, जैसा कि मैंने आपको मूवी की शुरुआत में बताया था। खैर, थोड़ी देर बाद सैम अपनी गाड़ी से कहीं के लिए निकलता है और प्रकाश ये बात फौरन लोकनाथन को बताता है। लोकनाथन फौरन वॉकी टॉकी के जरिए दूसरे पुलिस वालों को इन्फॉर्म करता है, लेकिन वहाँ के पुलिस वाले अपने कुछ पर्सनल कॉल्स की वजह से उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाते, जिस वजह से उन पुलिस वालों की नजरों से सैम की गाड़ी मिस हो जाती है। वहीं प्रकाश लोकनाथन से सैम के घर में चुपके से जाकर तलाशी करने की परमिशन मांगता है, तो लोकनाथन उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि नहीं, तुम वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि हमें नहीं पता कि सैम इस वक्त कहाँ पर है और कब वापस आएगा। खैर, अब 3 घंटे बाद एक पुलिस वाले को सैम की गाड़ी नजर आती है, तो वो पुलिस वाला लोकनाथन को कॉल करके ये बात बताता है। लोकनाथन उससे कहता है कि तुम उसके पास जाकर हल्के से इंक्वायरी करो। इसलिए पुलिस वाला सैम से पूछता है कि इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हो। सैम कहता है कि मैं मूवी देखकर आ रहा हूँ। अब पुलिस वाला उससे मूवी की टिकट मांगता है, तो बहुत देर में वो मूवी की टिकट दिखाता है। इसके बाद वो सैम की डिक्की को भी चेक करता है, लेकिन वहाँ भी उसको कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद वो सैम से पूछता है कि आखिर कौन सी मूवी देखने गए थे, जिस पर सैम उस मूवी का नाम बताता है। अब उस पुलिस वाले ने वो मूवी 2 दिन पहले ही देखी होती है, इसलिए वो शक की बुनियाद पर सैम से ऐसे सवाल पूछता है कि लास्ट में क्लाइमेक्स की फाइट बहुत अच्छी दिखाई है ना, लेकिन सैम कहता है कि उस मूवी में तो क्लाइमेक्स में फाइट थी ही नहीं। ये सुनकर उस पुलिस वाले का शक दूर हो जाता है, क्योंकि उस मूवी में सच में फाइट नहीं थी, इसलिए वो उसे जाने के लिए बोल देता है। उधर लोकनाथन मौका पाकर प्रकाश को कॉल करके कहता है कि अब तुम सैम के घर की तलाशी ले सकते हो, क्योंकि उसे आने में अभी और टाइम लग जाएगा। तो प्रकाश सैम के घर में जाकर सबूतों को ढूंढने लगता है। इस बीच उसे एक कमरे में ताला लगा हुआ दिखाई देता है। वो उस कमरे की तरफ बढ़ता है
कि इतने में सैम वहाँ पर पहुँच जाता है। प्रकाश फौरन दरवाजे के पीछे छुप जाता है और बहुत ही सावधानी से उस घर से बाहर निकल जाता है। अब सुबह होने के बाद पुलिस वालों को एक सुनसान सुदूर इलाके में एक और लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी कंडीशन बिल्कुल बाकी लड़कियों जैसी ही होती है। क्राइम सीन पर पहुंचते पहुंचते प्रकाश और लोकनाथन दोनों शॉक में होते हैं। वो समझ नहीं पाते कि सैम ने इतनी जल्दी ये कत्ल कैसे कर दिया। तभी वीणा दोनों से कहती है कि सर, इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस वालों का कहना है कि उन्होंने असली कातिल को पकड़ लिया है और उसके खिलाफ सबूत भी मिल गए हैं। अब पुलिस वाले उस कातिल को कोर्ट ले जा रहे हैं। ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर इस केस में ये सब हो क्या रहा है। इस बीच पुलिस ऑफिसर राजकुमार भी वहाँ से गुजरते हुए लोकनाथन से कहता है कि सर, आप अभी तक वापस नहीं गए, ये केस सॉल्व हो चुका है। ये सुनकर लोकनाथन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो प्रकाश से कहता है कि जरूर इस दाल में कुछ काला है। प्रकाश, तुम चेन्नई चले जाओ, मैं यहीं रहकर सैम के ऊपर नजर रखूंगा। अब प्रकाश रिक्वेस्ट करता है कि सर, मुझे अपने साथ ही रखिए, मैं इस केस को सॉल्व करके ही यहाँ से जाऊंगा। पहले लोकनाथन थोड़ा सोचता है, लेकिन बाद में इसके लिए मान जाता है। अब दूसरे दिन टीवी में ये न्यूज चलने लगती है कि उस कातिल ने गिल्ट में आकर गन से अपने आप को खत्म कर लिया है। अब उसी रात प्रकाश और लोकनाथन सैम के घर के बाहर ही उसको मॉनिटर करते रहते हैं। तभी प्रकाश कहता है कि सर, मुझे आपको कुछ बताना है। असल में मुझे कुछ चीजों से सच में डर लगता है। बचपन में मैंने अनजाने में किसी चोर को पकड़वा दिया था। उसी समय से मेरे पापा मुझे पुलिस ऑफिसर बनाना चाहते थे। मैं सिर्फ मेरी फैमिली के लिए ही पुलिस बना हूँ। लेकिन कहते ही दोनों की नजर सैम की कार पर पड़ती है, जो अपने घर से बाहर निकल रहा होता है। सैम एक सुपरमार्केट में जाता है, इसलिए लोकनाथन भी प्रकाश को सुपरमार्केट के अंदर भेज देता है। अब अंदर सैम प्रकाश को देख लेता है और कहता है कि अरे भाई, आप तो मेरे पड़ोसी हो। उस दिन हमारी ठीक से मुलाकात नहीं हुई, आज मेरे घर पर चलिए, साथ में डिनर करते हैं। इस तरह प्रकाश अब सैम के साथ उसके घर पहुंचता है। इस बीच लोकनाथन घर के बाहर ही प्रकाश का वेट करता रहता है। खैर, अब घर में आने के बाद जब सैम खाना प्रिपेयर कर रहा होता है, तो इस बीच प्रकाश देखता है कि उस दिन जिस कमरे पर ताला लगा था, आज वो कमरा खुला हुआ है। इसलिए टॉयलेट का बहाना बनाकर वो चुपके से उस कमरे के अंदर घुस जाता है। कमरे में उसे काफी सारी फोटोग्राफ्स दिखाई देते हैं, जो कि सैम ने ही खींचे होते हैं, क्योंकि वो एक फोटोग्राफर था। पर इसी कमरे में प्रकाश को एक विक्टिम की फोटो भी मिलती है। फिर जब सैम को पता चलता है कि प्रकाश उस कमरे में है, तो सैम वहाँ आकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो। प्रकाश के मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है कि मैं पुलिस हूँ, और इतने में सैम उसके गर्दन के पास वाले प्रेशर पॉइंट को हिट करके उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद लोकनाथन दरवाजे की घंटी बजाकर सैम को अरेस्ट कर लेता है। फिर प्रकाश और लोकनाथन इस कमरे की तलाशी लेने वापस यहाँ आते हैं, तो उन्हें कुछ और लोगों के फोटोग्राफ्स भी मिलते हैं। अब लोकनाथन सैम से पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने इन औरतों को क्यों मारा। अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे बेटे को बता दूंगा। ये सुनकर सैम अपनी कहानी प्रकाश और लोकनाथन को बताने लगता है। वो कहता है कि बचपन में ही मेरी माँ के गुजरने के बाद मेरी परवरिश मेरे पिता सेबेस्टियन के ऊपर आ गई। इसी के साथ सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि सेबेस्टियन बहुत ही रूड किस्म का पुलिस ऑफिसर है, जो अपने बेटे के साथ बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव करता है। सेबेस्टियन को हर एक चीज परफेक्टली चाहिए होती है, इसलिए वो सैम से हर चीज दो बार करने को कहता है, चाहे वो सफाई हो या दूसरा कोई काम। इसी वजह से सैम अपने पिता से डर कर रहने लगता है और अपनी जिंदगी घुट घुट कर जीने लगता है। फिर एक दिन जब सैम किसी जगह पर बैठकर चुपके से बीड़ी पी रहा होता है, तो उसे रास्ते से गुजरने वाली एक लेडी कांस्टेबल उसको देखकर डांटने लगती है। वो कहती है कि तुम स्कूल ना जाकर यहाँ बीड़ी पी रहे हो, रुको मैं अभी तुम्हारे फादर को बताती हूँ। ये सुनकर सैम उसके हाथ पैर जोड़ने लगता है और उससे उसके पिता को ना बताने के लिए रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये बात उसके पिता को पता चली तो वो उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो लेडी कांस्टेबल उसकी बात नहीं मानती, तो परेशान होकर सैम उसके सर पर पीछे से पत्थर से वार कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इस घटना के बाद सैम और ज्यादा डर जाता है और घर में भी छुप छुप कर रहने लगता है। उधर उसके पिता सेबेस्टियन के ऊपर उस लेडी कांस्टेबल की मौत का केस आ जाता है और उस केस की वजह से प्रेशर में रहने लगता है, जिस वजह से वो सैम पर ध्यान नहीं देता और सैम अपने पिता के बुरे बर्ताव से बच जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद सैम समझ जाता है कि अगर वो अपने पिता को इसी तरह बिजी रखेगा तो वो अपना फोकस उस पर नहीं रखेंगे, जिससे वो खुलकर जी पाएगा। इसलिए वो एक प्लान बनाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी उसे ये महसूस होता है कि उसके पिता उस पर दबाव बना रहे हैं, उस वक्त वो एक और लेडी को मार देता है और वो केस उसके घर के पास होने की वजह से फिर से सेबेस्टियन के पास आ जाता है और वो फिर से उसी केस में बिजी हो जाता है। इस तरह अब सैम धीरे धीरे 9 लेडीज को मार देता है,
लेकिन सैम को ये सब पसंद नहीं होता। उसे किसी को मारना तो दूर, खून खराबा भी पसंद नहीं होता। इसलिए वो एक लाइब्रेरी में जाकर ह्यूमन बॉडी के वाइटल पॉइंट्स के बारे में पढ़ने लगता है, यानी वही प्रेशर पॉइंट्स जहां मारने से आदमी जल्दी बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो उसकी प्रैक्टिस करता है और अगले मर्डर्स में औरतों के गले को काटने से पहले उनको बेहोश कर देता है, ताकि उसे उनकी चीख पुकार ना सुनाई पड़े। अब एक दिन अचानक सेबेस्टियन को हार्ट अटैक आ जाता है, तो वो सैम से फौरन इशारे में डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन सैम अपने पिता को ऐसे ही घूरता रहता है और डॉक्टर को नहीं बुलाता, जिससे सेबेस्टियन की मौत हो जाती है। अब प्रेजेंट डे पर सैम कहता है कि मासूमों की जान लेना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैं अपने फादर की वजह से हत्याएं कर रहा था। मैं इसलिए औरतों को मारने से पहले उनकी फोटोज क्लिक किया करता था, ताकि हर रात उनको देखकर अपने किए के लिए माफी मांग सकूं, और ये सब मैं हर रोज करता हूं। मेरे पिता के मरने के बाद से मैंने वो हत्याएं करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरी वजह नहीं थी। ये सुनकर प्रकाश कहता है कि जब तुमने हत्याएं करना बंद कर दिया, तो आजकल ये हत्याएं कौन कर रहा है, वो भी बिल्कुल तुम्हारे तरीके से। इसके बाद सैम कहता है कि एक दिन जब वो अपने बेटे से मुलाकात करके वापस अपने घर आया, तो उसके घर में कोई अनजान बंदा पहले से मौजूद था। उस आदमी के पास मर्डर्स की पूरी डिटेल्स थी। वो 1979 तक हुए सारे मर्डर्स के बारे में जानता था। वो कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम औरतों को किस तरह से मारते हो, इसलिए वो टेक्निक मुझे भी सिखाओ। अब सैम के पास कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वो अपनी जान बचाने के लिए वो सारे ट्रिक्स उसे बता देता है, जिस वजह से वो नया किलर प्रेजेंट में लड़कियों की हत्याएं कर रहा है। अब सैम लोकनाथन से कहता है कि सर, मुझे जेल नहीं जाना, मेरी मौत एक्सीडेंट जैसी होनी चाहिए, ताकि मेरे बेटे को इंश्योरेंस का पूरा पैसा मिल सके। उसे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस तरह मेरे पिता ने मुझे परेशान किया, मैंने अपने बेटे का उससे भी अच्छी तरह से ख्याल रखा। अगर उसे पता चला कि मैं एक हत्यारा हूँ, तो शायद वो समाज में सर उठाकर नहीं चल पाएगा। लोकनाथन इस बात पर चुप रहता है और प्रकाश से फौरन सैम को कार में पुलिस स्टेशन लेकर जाने के लिए कहता है। ये सुनकर सैम कहता है कि सर, कार से याद आया कि जब वो किलर अपनी कार में बैठकर वापस गया था, तो मैंने देखा कि उसकी कार ग्रे कलर की है और रिवर्स होने में काफी साउंड भी करती है। इतना कहकर सैम खुद किचन में बंद होकर एलपीजी को लीक करके आग लगाकर खुद को खत्म कर लेता है। तभी प्रकाश कहता है कि सर, जब मैं उस गैराज में गया था, तो मैंने भी ठीक उसी तरह की गाड़ी देखी थी जो अभी अभी सैम ने बताई है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मेन कातिल को देख पाते हैं। वो आदमी किसी एनजीओ में नौकरी करके वापस अपने घर आता है। वापस आते ही उसकी बीवी उसे बहुत डांटने लगती है कि तुमको काम करना और पैसे कमाना तो आता नहीं, एनजीओ में लगे रहते हो, दूसरे लोगों की सेवा करते हो, कभी ये नहीं सोचा कि बीवी को खुश कैसे रखते हैं। आखिरकार तुमने शादी किस लिए की? वो देखो बगल वाला लड़का कितना अच्छा है, मैं उसे चाहती हूँ और वो मुझे चाहता है। ऐसा कहते हुए उसकी बीवी उस लड़के के साथ अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर वो आदमी गुस्से में आकर उस कमरे में जाता है और अपनी बीवी के साथ साथ उस लड़के को भी मारना शुरू कर देता है। लेकिन बाद में हम देख पाते हैं कि असल में ये सब उस आदमी की इमेजिनेशन थी। वो तकिए को अपनी बीवी के नाम से बुलाकर उसको पीट रहा होता है, क्योंकि वो किसी मानसिक बीमारी का शिकार था। देखकर लगता था कि शायद उसे शक की बीमारी थी, जिसके चलते उसकी पर्सनल लाइफ भी खराब होगी और इसी वजह से उसे अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए मर्डर्स करना शुरू किया होगा। दूसरी तरफ प्रकाश और लोकनाथन उस मैकेनिक से मुलाकात करके किलर का एड्रेस हासिल कर लेते हैं। अब जब तक वो किलर के घर पहुंचते हैं, वो किलर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके घर पर उन्हें सभी विक्टिम्स के फोटोज मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर दोनों को कंफर्म हो जाता है कि यही आदमी असली किलर है। इस बीच प्रकाश को एक कॉफी शॉप के बिल्स भी मिलते हैं, जिससे वो सोचने लगता है कि आखिर वो किलर इसी कॉफी शॉप में क्यों जाता है। इसलिए अब वो दोनों कॉफी शॉप में जाकर किलर के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। एक वेटर उसको बताता है कि हाँ सर, ये आदमी हमेशा यहाँ पर आता है और एक टेबल पर बैठकर पता नहीं बाहर क्या देखता रहता है। तभी लोकनाथन के दिमाग में एक बात खटकती है। वो देखता है कि किलर की बीवी के गालों में डिम्पल्स हैं, साथ ही सभी लड़कियां जो अभी मारी गईं, उन सभी के गालों में भी डिम्पल्स हैं, यानी उसने ऐसी लड़कियों को ही अपना शिकार बनाया है। इसके बाद जब ये दोनों उस टेबल के पास बैठकर बाहर देखते हैं, तो उन्हें बाहर एक लेडी सिंगर का बैनर नजर आता है और इत्तेफाक से इस सिंगर के गालों पर भी डिम्पल्स होते हैं। लोकनाथन फौरन उस सिंगर के होटल जाकर उसे वार्न करता है कि उसकी जान को खतरा है। अब ठीक उसी समय उस सिंगर के दरवाजे पर किलर दस्तक देता है। लोकनाथन अब अपनी गन निकालकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है
और जब वो दरवाजा ओपन करता है तो बाहर असल में रूम सर्विस वाला आदमी होता है। और दूसरी तरफ हम किलर को देखते हैं जो असल में उस सिंगर के कमरे के बाहर नहीं बल्कि वीणा के कमरे के बाहर होता है। वो वीणा को देखकर नाटक करते हुए कहता है कि मेरी गाड़ी पार्किंग लॉट में है और उसे अस्थमा का अटैक पड़ा है, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो और मुझे वहाँ तक छोड़ दो। इस बीच प्रकाश को कैफे में बैठकर विंडो से बाहर देखते वक्त याद आता है कि बगल वाले होटल में वीणा रहती है और उसके गालों पर भी डिम्पल्स हैं। इसलिए फौरन वो वीणा को कॉल करके इसके बारे में बताने लगता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। किलर वीणा को बेहोश करके अपनी गाड़ी में बैठाकर उसको ले जाने लगता है। प्रकाश और लोकनाथन फौरन अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं। उधर वो किलर वीणा को किसी सुनसान जगह पर लाकर उसके हाथ पैर बांधकर उसको जगाने लगता है। तभी वहाँ प्रकाश और लोकनाथन पहुँच जाते हैं। लोकनाथन और किलर के बीच अब जबरदस्त हाथापाई होने लगती है और इसी बीच किलर लोकनाथन की गर्दन पर वार करके उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद उसकी हाथापाई प्रकाश से होने लगती है। तभी किलर के हाथ लोकनाथन की गन लग जाती है और वो प्रकाश पर फायर करने लगता है, जिससे प्रकाश बाल बाल बच जाता है। पर वो किलर नेक्स्ट राउंड फायर नहीं कर पाता क्योंकि उसको गन को लोड करना नहीं आता था। ये देखकर प्रकाश किलर से कहता है कि वो गन किसी काम की नहीं क्योंकि उसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, इसलिए वो लोड ही नहीं हो सकती। ये सुनकर वो किलर उस गन को गुस्से में प्रकाश के ऊपर फेंकता है, जबकि प्रकाश उस गन को पकड़कर सीधा लोड करके किलर को निशाने पर ले लेता है। लेकिन प्रकाश का वही डर अब उसके सामने आ जाता है और वो उस किलर के ऊपर फायर नहीं कर पा रहा होता। किलर इस बात का फायदा उठाकर धीरे धीरे प्रकाश की तरफ बढ़ने लगता है। तभी प्रकाश को लोकनाथन की बातें याद आने लगती हैं कि फील्ड पर गन को फायर करने के लिए गट्स चाहिए। ये सोचते ही प्रकाश अपने डर को काबू करके उस किलर को शूट करके वहीं पर खत्म कर देता है। इसके बाद जब ये तीनों हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो लोकनाथन प्रकाश से कहता है कि वक्त बर्बाद मत करो, एक नया केस आया है, फौरन अपने कपड़े पैक करो। इसके बाद जब प्रकाश अपने कपड़े पैक करने के लिए सैम के घर के पास जाता है तो वहाँ वो उस बच्चे को देखकर खुद को याद करने लगता है। इसलिए वो उस बच्चे का डर मिटाने के लिए अपने ईयरफोन्स उसे दे देता है और फिर उसके माँ बाप के पास जाकर उन दोनों को समझाने लगता है कि तुम दोनों की लड़ाई का असर तुम्हारे बच्चे पर पड़ रहा है, इसलिए ऐसा मत करो। और इसी के साथ फाइनली इस मूवी का होता है दी एंड। अब दोस्तों, एक जवाब यहाँ पर मिलना बहुत जरूरी है कि आखिर पुलिस ने कौन से कातिल को गिरफ्तार किया था। तो उसको मूवी के लास्ट में शो किया गया है कि राजकुमार ने अपनी तरक्की के लिए और खुद को क्राइम ब्रांच से बेहतर साबित करने के लिए एक दूसरे आदमी को गिरफ्तार करके उसका एनकाउंटर कर दिया और न्यूज में निकलवा दिया कि उसने खुद को मारा था। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही जबरदस्त मूवी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।